चलो इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन सब अपने कंप्लीट होते हैं, मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट एस्पेक्ट पे अपन आ गए विच इज नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। एग्जामिनर याद रखना आपको, तब ये चैप्टर में से थियोरी में अगर आप उसको टेस्ट करना है, सो दिस नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड जो ये एथिक्स आपको दिख रहा है ना, उसी पे वो जज करने वाला है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्टिव चीजें हैं। चलो आप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हार्डकोर थ्योरी है। सो व्हाट आर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन? नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस का मतलब होता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है आपका प्रोडक्ट यूज करके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दैट ही इज डिराइविंग फ्रॉम इट। फिर बाद में एम्प्लॉयज जो आपके हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है आपकी कंपनी में काम करके? क्या आप कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो ना? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो बट आप गवर्नमेंट को जरा भी टैक्स नहीं दे रहे हो? या फिर कुछ ऐसा यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है? या फिर आप आपके फर्म में बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको शायद कॉस्ट कम लग रहा होगा, बट दैट चाइल्ड जिसका अभी पढ़ने का उम्र है उससे आप बहुत सारे काम करवा रहे हो? तो ये सब बेसिक जो पॉइंट्स है, दे आर कंसिडर्ड इन योर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। आइए, इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that cannot be expressed in monetary terms, इसके लिए मैंने ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट हो गया। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन मतलब आपको अगर अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, देन इन दैट केस यू विल ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एज वेल। इसमें देखो क्या क्या आता है, क्वालिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांड नेम, एटसेट्रा। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या किया, मैंने ना एक दो केस स्टडीज को ज्वाइन कर दिया। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के ऊपर इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी दिया है, तो वो केस स्टडी का जो क्रक्स है ना, वो मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि एज सच इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में क्या दिया है, खाली सब पॉइंट्स दे दिया है, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्टाफ मोटिवेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, बट उसके पॉइंट के इंटरनल जो पार्ट है ना, वो एक केस स्टडी के थ्रू है। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे वो केस स्टडी के पॉइंट्स लिख लिए, सो दैट आपका नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड उसके जो केस स्टडी के पॉइंट्स है, वो भी जो कॉमन पॉइंट्स है, वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। सबसे पहला है मेरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या आप जहां पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो उसकी वजह से पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आने वाला है क्या? देन इन दैट केस यू शुड नॉट गो एट, बिकॉज क्या होगा, आप फिलहाल तो वो पोल्यूशन और वो सबको ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हो, अब हो सकता है कि आपका जो फैक्ट्री है वहां से जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में चले जाए, जिसकी वजह से पूरा रिवर पोल्यूट हो जाए या एयर पोल्यूशन हो जाए। So all of those environmental factors should be considered before taking a decision, because गवर्नमेंट के कुछ regulations होता है and then हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट को वो लोग स्टॉप कर दे। प्रोजेक्ट गेट डिलेड और स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ दिस, गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज। सेकेंड होता है स्टाफ मोटिवेशन। देखो, अगर आप एज अ बिजनेस पैसा कमा रहे हो, इट इज योर इक्विवेलेंट ड्यूटी के वो आप आपके स्टाफ को भी मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स देते रहो, इंक्लूडिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्टाफ काम कर रहा है उसको, ऐसे तो आप चाहो तो 24 घंटे काम करवा लो, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड वर्क। उनके लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ टारगेट सेट होने चाहिए, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बोथ, एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट उनको प्रॉपर लीव्स भी मिले, दे आर एबल टू मैनेज देयर फैमिली लाइफ एज वेल। सो ऑटोमेशन शुड नॉट रेंडर स्टाफ रिडंडेंट, स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, यानी यू शुड ऑलवेज आस्क योर एम्प्लॉइज के हाउ आर दे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो उनका काम चल रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं उसके साथ। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्रॉफिट शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ वायोलेटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कई बार एटलीस्ट बॉम्बे की अगर मैं बात करता हूं ना, तो कई बार ऐसे कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं है, सो आप वायोलेट कर रहे हो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, डू नॉट डू दैट। हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म एंड कंप्लाई विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, सब आप जहां पे भी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो चेकआउट कर लो कि ये रिसोर्सेज जो बेसिक रिसोर्सेज है उसके ऊपर कोई तरह का कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए।
अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, तो साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जहां पे भी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हो वो कैसा साइट है, इट शुड गिव इनफ रिजल्ट, शुड बी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। रॉन्ग प्रोजेक्ट साइट कैन बी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। जैसे टाटास के साथ हुआ था, टाटास ने अपना नैनो का प्लान पहले वेस्ट बंगाल में रखा था, दे हैड टू फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस देयर, फिर उन्होंने सेटअप किया उसको गुजरात में, तो बहुत बड़ा उनके लिए ये एक सेटअप कॉस्ट हो गया था। तो प्रोजेक्ट साइट को आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। एथिक्स, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, ये सब के साथ आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने बुक्स को मैनिपुलेट जरा भी नहीं करना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। सपोज आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो तो डू नॉट मिक्स एनीथिंग इन द फूड जिससे एक ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट पड़े। अपलिफ्टमेंट और वेलबींग ऑफ सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्टाफ मोटिवेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, साइट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, एथिक्स, all of this should be managed, and based on these non-financial considerations also decision should be taken. but non-financial considerations के अपने खुद के कुछ limitations है कि भाई it is very टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली अफेयर है। सब्जेक्टिव मेजरमेंट के भाई देखो, फाइनेंशियल कंसिडरेशन में कैसा था कि हाँ भाई 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट आया चूज कर लो। इसमें सब्जेक्टिव होता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे आपको आंसर्स मिलेंगे। तो एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है। इम्प्रॉपर मेजरमेंट, ड्रॉ ऑन रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, मतलब एग्जैक्टली यू विल नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आंसर। स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी नहीं है बिकॉज नंबर्स होते ही नहीं है इसमें। मैनेजमेंट डिसइंटीग्रेशन, मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे लिमिटेशंस है, बट ओवरऑल बेसिस पे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस and ethics should also be taken care of. Ethics क्या है? Moral principle that guide the conduct of individuals by their behavior and attitude. Management set the company culture. So जैसा मैंने आपको बोला था चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो एथिकली वो एक गलत चीज है। नाइकी के ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ था क्योंकि क्या हो रहा था, नाइकी अपना काम किसी और को आउटसोर्स कर रहा था, और जिसको ने नाइकी ने आउटसोर्स किया था ना, देवर यूजिंग चाइल्ड लेबर। अब ऐसे तो नाइकी बोल देगा कि ठीक है ना, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जिसको आउटसोर्स किया वो चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है, हम थोड़ी चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं। नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। उनके अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है, नॉट ऑफ डूइंग चाइल्ड लेबर। नाइकी के ऊपर केस हुआ था, दे एक्सेप्टेड इट, एंड देन फिर उन्होंने पूरा का पूरा अपना सिस्टम चेंज किया, और अब वो किसी आउटसोर्स करते हैं थर्ड पार्टी को, या आउटसोर्स का भी आउटसोर्स होता है कि बड़ी कंपनी है, तो दे टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि कहीं पे भी कोई अनएथिकल काम ना हो रहा हो। एज आई सेड, एग्जाम्पल के तौर पे चाइल्ड लेबर। आइडेंटिफाई एथिकल डिसीजन बाय यूजिंग पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो उन्होंने फिर अपने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए कि एम्प्लॉइज शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21, एम्प्लॉइज को कितना क्या स्टाफ मोटिवेशन के लिए उनको वीक में कितना 2 हॉलीडेज मिलना चाहिए, कैसे उनको नॉन मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, वो जहां पे भी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी करके ही उसको सेटअप करेंगे, ऑल ऑफ दैट। आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन एंड इट्स इफेक्ट्स, कंसिडर ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब आपने जो भी डिसीजन लिया है उससे ओवरऑल जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सबके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। मेक अ डिसीजन दैट इज एथिकल एंड फेयर टू दोज अफेक्टेड बाय इट। सो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, गाइडलाइंस, and definitely you will be able to follow ethical conduct as well. Nike child labor का एग्जांपल याद रखना, and you'll be able to recollect everything. Are you understanding? So इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा क्विक फायर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये रिवीजन सेशंस में, काफी कुछ अपन कवर कर रहे हैं इन लेस टाइम। I will try to come up with a lot more things. Till then, hasta la vista, keep smiling. आप अपना मॉड्यूल देख सकते हो, एवरीथिंग मैं जो भी रिवीजन करवा रहा हूं वो मैं मैजिक बुक से करवा रहा हूं। मैजिक बुक बाय डिफॉल्ट मैंने मॉड्यूल से ही बनाई है, आप उसको नोट भी कर रहे होगे। सो हर एक चीज मैंने मॉड्यूल से ही कवर की है, सो दैट एज अ स्टूडेंट आप सिक्योर रहो कि हाँ भाई हमारा मॉड्यूल कवर हो गया है। एट द सेम टाइम आपके पास क्रिस्प नोट्स भी आ जाए जो एज अ स्टूडेंट चाहिए रिवीजन के टाइम पे, एंड उसी के रिवीजन लेक्चर्स भी आपको मिल जाए। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। I'll keep on coming with all the revision lectures of all the topics. और कुछ आपको चाहिए, do share it in the comments. Take care till then. Keep smiling. Thank you so much.